वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। कितने टेस्ट हो गए थे अभी तक यूपीएससी सिविल सेवा के? 114 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। प्ले लिस्ट उनकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यह है टेस्ट नंबर 115। आज हो गई है 10 सितंबर 2021 और ठीक एक महीने के बाद एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का। अभी वर्तमान में इंटरव्यू चल रहे हैं 2 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में। और पिछले 3 सालों का जो यूपीएससी का इतिहास रहा है वो 8वें दिन फाइनल रिजल्ट निकालने का रहा है। तो 2020 का जो अंतिम परिणाम है यूपीएससी सिविल सेवा के, वो इसी महीने के अंत तक जो है घोषित कर दिए जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 115। इस महीने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंप्लीट होंगे उतने कराए जाएंगे। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। 4 से 5 सेकंड कर देते हैं, थोड़े बड़े स्टेटमेंट होंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में रहने वाला पद या देखे जाने वाला पद कौन सा पद? 3 पेरेंट बेबी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो देखा होगा आपने, या इंटरनेट पर देखा होगा। 3 पेरेंट बेबी, इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, बताने के लिए में से कौन सा करेक्ट है। देखिए, शिशु के डीएनए का एक बड़ा हिस्सा माता पिता से आता है और ऐसे शिशु में माँ से मिले दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को डोनर से मिले स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से प्रतिस्थापित किया जाता है। बताइए, 3 पेरेंट बेबी से रिलेटेड ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम हॉल में मिलेंगे। तो देखिए, इस विधि में मतलब 3 पेरेंट बेबी में माँ के एक अंडाणु में से नाभिक को हटा लिया जाता है और इसे एक ऐसे दाता अंडाणु में डाला जाता है जिसका खुद का नाभिक हटा हुआ हो। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इस प्राप्त अंडाणु माता के डीएनए और दाता के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को पिता के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है और यह एक विवादास्पद तकनीक है, ठीक है, जो दुर्लभ अनुवांशिक उत्परिवर्तनों वाले माता पिता के लिए स्वस्थ शिशु की कामना को संभव बनाती है और इसे कानूनी तौर पर केवल ब्रिटेन में ही मंजूरी दी गई है। लेकिन एक बच्चे का जन्म मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको में अमेरिका आधारित टीम द्वारा कराया गया था और इस तकनीक को माइटोकॉन्ड्रियल दान अथवा माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन थेरेपी यानी एमआरटी के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के पहले 3 पेरेंट बेबी का जन्म उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में एक जॉर्डन दंपत्ति से हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्रायोजेनिक और अर्ध क्रायोजेनिक इंजनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और परिष्कृत केरोसिन के संयोजन का उपयोग करता है और अर्ध क्रायोजेनिक इंजन जो है प्रणोदक के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के संयोजन का उपयोग करता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए, दोनों के दोनों गलत हैं। ये इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन के संयोजन का उपयोग करता है और अर्ध क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और परिष्कृत केरोसिन के संयोजन का उपयोग करता है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्रायोजेनिक हो या अर्ध क्रायोजेनिक, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। और क्रायोजेनिक में लिक्विड ऑक्सीजन के साथ लिक्विड हाइड्रोजन है, लेकिन अर्ध क्रायोजेनिक में परिष्कृत केरोसिन है। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। तो क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के संयोजन का उपयोग करता है, यानी तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अर्ध क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के तौर पर तरल ऑक्सीजन और शोधित केरोसिन के मिश्रण का प्रयोग करता है, ठीक है, तो गलत है, इसलिए दूसरा भी। देखिए, वर्तमान में इसरो जो है अपनी नई पीढ़ी के तीसरे रॉकेट कार्यक्रम पर जो है काम कर रहा है और जिसे अर्ध क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीकल नाम दिया है उसने, और यह पीएसएलवी और जीएसएलवी के वर्तमान वर्ग को मजबूती प्रदान करेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी और इस वर्ष की थीम यानी वर्ष 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। और एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए भारत E100 परियोजना शुरू की है। भारत की है या संयुक्त राष्ट्र संघ की है? देखिए, भारत की या भारत के पुणे ने E100 परियोजना शुरू की है, करेक्ट है। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली है वर्ष 2021 की थीम विश्व पर्यावरण दिवस। और बिल्कुल 1972 में इस स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, स्टॉकहोम। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, ये डी है इसका आंसर। तो देखिए, जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की शुरुआत की थी, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। पहला वाला करेक्ट। वर्ष 2021 की थीम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। और एक और चीज़ याद रखनी है कि पाकिस्तान जो है वर्ष 2021 के लिए वैश्विक मेजबानी देश है। देखिए, भारत द्वारा इससे रिलेटेड कुछ शुरू की गई पहलें हैं। कौन कौन सी हैं वो? पूरे देश में यानी भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और सरकार जो है E20 अधिसूचना जारी कर रही है, जो तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण E12 तथा E15 को BIS विनिर्देशों के आधार पर बेचने की अनुमति देगी। नंबर 4 पर आ जाइए। इस नदी का उद्गम, किस नदी का उद्गम? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। पश्चिमी घाट की बरुसनाडु पहाड़ी से होता है और यह नदी तमिलनाडु के पांड्या नाडु क्षेत्र से होकर बहती है। यह नदी जो है पंबन ब्रिज के पास पाक जलडमरू मध्य में जाकर गिरती है। और इस नदी का जो संगम है, संगम साहित्य में भी उल्लेख मिलता है। कौन सी नदी है जिसका संगम साहित्य में भी उल्लेख मिलता है? कर्मनाशा, भवानी, बेल्लर या वेगई? बताइए। एलिमिनेट करें। कर्मनाशा नहीं है, भवानी नहीं है, बताइए बेल्लर या वेगई? वेगई। तो वेगई रिवर का उद्गम जो है वेस्टर्न घाट की बरुसनाद पहाड़ी से होता है और यह नदी तमिलनाडु के पांड्या नाडु क्षेत्र से होकर बहती है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुरुलियारू और मुलेयारू, कोट्टागुडी, क्रधुमाल, बरगनाधी और है मंजलारू और उप्पारू। थोड़े क्लिष्ट नाम है, 2 बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, वैगई की बात करें तो 258 किलोमीटर लंबी है ये और अंत में रामनाथपुरम जिले के पंबन पुल के पास पाक जलडमरू मध्य पाक स्टेट में जाकर समा जाती है। और वैगई जो है दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित प्राचीन और समृद्ध पांड्या साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी मदुरई से होकर बहती थी। कब की बात है ये? 4 से 11वीं सदी। अब देखिए, इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में भी मिलता है, इसलिए विकल्प बी सही है क्योंकि बी में है वैगई। प्रश्न क्रमांक संख्या 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे को मिलकर मनाते हैं WHO और FAO। और दूसरा स्टेटमेंट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। बताइए, क्या CSE संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है? बिल्कुल है। और WHO और FAO मिलकर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाते हैं। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो विश्व खाद्य संगठन
और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य संगठन का एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है और वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है, इसलिए करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सचिवालय जो है वो रोम में FAO मुख्यालय में स्थित है। ठीक है, रोम में खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में क्या रहा ऑपरेशन पेंजिया किससे संबंधित है? अफगान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को रोकने के लिए, चक्रवात के दौरान अरब सागर में फंसे भारतीयों के लिए बचाव अभियान चलाना या नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बाधित करना। देखिए, ऑपरेशन पेंजिया का जो संबंध है वो है नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बाधित करना। जो फर्जी वेबसाइट चल रही है ना, उनको बंद करना या हटा देना। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल ने क्या किया है, ऑपरेशन पेंजिया के माध्यम से नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को जो है लक्ष्य बनाया और इस ऑपरेशन में वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को उसने बंद कर दिया या फिर हटाई दिया। देखिए, वर्ष 2008 में पहली बार ऑपरेशन पेंजिया संचालित किया गया था और इंटरपोल द्वारा समन्वित इस ऑपरेशन में 92 देशों की पुलिस सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरणों ने भाग लिया। ठीक है, इस बार 14वां था ये और इस ऑपरेशन में भारतीय एजेंसियों ने भी भाग लिया। तो किससे संबंधित अगर मोटा मोटा पूछ लिया जाए UPSC में या स्टेट PCS में, नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बाधित करने का प्रयास है इंटरपोल का ऑपरेशन पेंजिया। नंबर 7 पर आ जाइए। एथेनॉल सम्मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। क्या ये बात सत्य है? एथेनॉल के अधिक उपयोग से तेल आयात बिल को कम करने में मदद मिल सकती है और इसके परिणामस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। इसी तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न परीक्षा हॉल में मिलेंगे UPSC सिविल सेवा 2021 में। अब इनको पढ़ने के साथ पढ़ते ही मत चले जाइएगा, ठीक है, थोड़ा ठहरना भी है। यदि भारत सरकार ऐसा कर रही है तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि होगी? अगर वृद्धि होगी तो क्यों करेगी ऐसा? सरकार पागल तो नहीं? तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, कमी होगी कमी। और वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है रखा गया है, करेक्ट है। और एथेनॉल के अधिक उपयोग से तेल आयात बिल को कम करने में मदद मिल सकती है, बिल्कुल। तो पहला ही दूसरा करेक्ट है, केवल थर्ड वाला जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कम होगी और कम होगी हाइड्रोकार्बन जो ऑटोमोबाइल से निकलते हैं ना। तो देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल, जिसे E20 भी कहा जाता है, में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है, पहला वाला करेक्ट। और वर्तमान में भारत में पेट्रोल के साथ 8.5% एथेनॉल मिश्रित किया जाता है। इसको बढ़ाकर कर देना है 20% आने वाले 4 सालों में। देखिए, एथेनॉल के अधिक उपयोग से तेल आयात बिल को कम करने में मदद मिल सकती है और वर्ष 2020-21 में भारत की शुद्ध आयात लागत 551 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और E20 कार्यक्रम भारत के लिए हर साल 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 30,000 करोड़ रुपए बचा सकता है। देखिए, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx और हाइड्रोकार्बन्स आदि के उत्सर्जन में कमी आती है। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है, कमी होगी कमी, वृद्धि नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। घड़ियाल से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हम कई बार चर्चा किया हमने UPSC के टेस्ट में घड़ियाल से, पिछले 1 साल से कम से कम।
तो घड़ियाल का प्राथमिक आवास गंडक नदी है, पहला स्टेटमेंट कहता है, और घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया है। देखिए वर्तमान स्थिति घड़ियाल की है CR, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ठीक है, गिनी चुनी जगह तो है भारत में। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और इसका जो प्राथमिक आवास है वो चंबल नदी है, गंडक, घाघरा, रामगंगा ये सब नहीं। ठीक है, ये द्वितीयक आवास हो सकता है इसका। अब पूछा क्या है कि गलत बताना है, तो दोनों गलत हैं, तो C है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ देखना बड़ा जरूरी है, वरना ये भी हो सकता था। तो यह है घड़ियाल, आपने देखा होगा कुछ ऐसा दिखता है, वीडियो में तो देखा ही होगा यूट्यूब पर। अब देखिए घड़ियाल, जिसे कभी कभी गेवियल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे और पतले थूथन के कारण जो है अलग आकृति का होता है। इसका मगरमच्छ का मुंह थोड़ा चौड़ा सा होता है, इसका लंबा सा होता है, नुकीला सा। देखिए मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और कैमन आदि शामिल है। देखिए भारत के उत्तरी भाग का जो ताज़ा पानी है वो घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। अगर इसके प्राथमिक आवास की बात करेंगे, फिर इसके माध्यमिक आवास की बात करेंगे, तो इसका प्राथमिक आवास है यमुना की सहायक नदी चंबल। चंबल नदी है इसका प्राथमिक आवास, गंडक नहीं। गलत है पहला स्टेटमेंट। इसका माध्यमिक आवास की बात करें तो घाघरा नदी, गंडक नदी, गिरवा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी और सोन नदी, ये इसका माध्यमिक आवास है। प्राथमिक आवास क्या है? मेन चंबल नदी। चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। देखिए घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, तो दूसरा भी गलत है। तो दोनों के दोनों गलत हो गए यहाँ पर, इसलिए अपना आंसर C है। C इसलिए क्योंकि गलत पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के संदर्भ में विचार करना है। देखिए भौगोलिक संकेतक का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। और भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण है वो 7 वर्ष के लिए मान्य होता है। हमने पहले भी चर्चा की है इस पर, 10 वर्ष के लिए मान्य होता है ये। ठीक है, 10 वर्ष के लिए GI टैग। तो गलत करेंगे हम दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि पहला तो सही है। अब पहला सही है तो ये नहीं होगा, तो A हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्यों पूछा गया है प्रश्न। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने बासमती चावल को अपने भौगोलिक संकेतक अधिनियम 2020 के तहत भौगोलिक संकेतक का टैग दिया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक यानी GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट। अब देखिए वहीं राष्ट्र स्तर पर देखें तो यह कार्य कौन करता है? वस्तुओं का भौगोलिक सूचक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 में लागू हुआ। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 साल के लिए, 10 वर्ष के लिए मान्य तो होता है। ठीक है, 10 साल तक वैलिड रहता है। 7 साल, 5 साल कुछ भी लिखा आ सकता है, गलत कर दीजिएगा स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सोलर सेल या सौरपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए यह किसी अंतरिक्ष यान को प्रणोदित करने की तकनीक है जो अंतरिक्ष में विकिरण दाब का प्रयोग करती है, विकिरण दाब का प्रयोग करती है। और भारत का ओरियन अंतरिक्ष यान अंतराग्रहीय अंतरिक्ष में सौरपाल तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। बताइए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत का पहला ऐसा करने वाला, ये नाम कुछ लिख रहा है यहाँ पर, देखिए ओरियन अंतरिक्ष यान, ये नाम से लग रहा है कि भारत इसरो का होगा। ये तो लग रहा है कि जापान का होगा, नासा का होगा, रूस का होगा, चीन का भी हो सकता है। किसका है ये? इंडिया का तो नहीं है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इतना पता चल गया किसका था ये, जापान का पहला अंतरिक्ष यान था ऐसा। ठीक है, और बाकी सौर सेल या पाल
अंतरिक्ष यान को प्रणोदित करने की तकनीक है जो अंतरिक्ष में विकिरण दाब का प्रयोग करती है। ठीक है, सौर विकिरण दाब का प्रयोग करती है। सही है पहला वाला स्टेटमेंट। चूंकि दूसरा गलत है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला सही है तो डी भी नहीं होगा, ए होगा। तो देखिए, सौर सेल या सौर पाल, जिसे प्रकाश पाल या फोटोन पाल भी कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा डाले गए दबाव का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष यान प्रणोदक की एक विधि है। और सौर पाल प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष में गति के लिए सौर विकिरण दाब का उपयोग किया जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, सूर्य के विकिरण द्वारा संचालित पतंग शिल्प एक जापानी अंतरिक्ष यान है जो अंतराग्रहीय अंतरिक्ष में सौर पाल या सौर सेल तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो अंतरिक्ष यान किसका था? जापान का था। ठीक है, भारत का नहीं था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट इसलिए। अब देखिए ये कैसे काम करता है ये। देखिए, सौर पाल में या सौर सेल में एक बहुत बड़ा दर्पण लगा होता है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। और जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित फोटोन पाल से टकराकर वापस लौटते हैं तो वे धीरे धीरे पाल को धक्का देते हुए उसे गति प्रदान करते हैं। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित फोटोनों की एक बड़ी संख्या के लगातार सौर सेल से टकराने के कारण सेल पर या पाल पर लगातार दबाव पड़ता है जो अंतरिक्ष के लिए निरंतर त्वरण पैदा करता है। देखिए, भले ही विकिरण का दबाव बहुत कम हो लेकिन अंतरिक्ष में बहुत कम घर्षण के कारण यह विभिन्न स्थानों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गति प्रदान करता है और इसी तरह से ये उड़ता है अंतरिक्ष में। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये 10 प्रश्न थे, सारे के सारे करंट से रिलेटेड थे। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न जो है यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हर दिन टेस्ट कराएंगे यूपीएससी सिविल सेवा का, क्योंकि समय बहुत कम है। 29 दिन बचे हैं केवल, क्योंकि 30वें दिन तो पेपर ही होगा। धन्यवाद।